तो देखिएगा बेटा, आप सभी लोग फिजिक्स की क्लास 11th। देखिए, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं ध्रुवीय उपग्रह के बारे में। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह को सुदूर संवेगी उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें सुदूर संवेगी उपग्रह का अर्थ ही होता है कुछ दूर पर लगा हुआ कोई उपग्रह, है ना, अर्थात पृथ्वी के बाहर लगा हुआ कोई उपग्रह। ठीक है, जो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, राउंड करता है पृथ्वी की। तो वे उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय अक्ष में करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अक्ष का यहाँ पर मतलब ये है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सामान्यतः हम पढ़ते आए हैं कि दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, उन्हीं ध्रुवों पर ये क्या करते हैं कि अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। पृथ्वी में कुछ ऐसे भूभाग होते हैं जहाँ पर भौतिक रूप से जाना संभव नहीं होता। ऐसे स्थानों की जानकारी ग्रहण करने के लिए जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है उन्हें सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जाना संभव नहीं है हम सभी का, वहाँ पर उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 1000 से 1200 किलोमीटर ऊंचाई पर। और इनका जो आवर्त काल होता है 1.5 से 2 घंटे तक होता है। ये एक दिन में 12 से 15 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल का मतलब एक बार में ये कितना समय लेते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 24 घंटे में 12 होंगे, उसका आधा कर दीजिए अगर करें, और 1.5 के हिसाब से कर देंगे तो 15 बार हो जाएगा, है ना। 1.5 के हिसाब से करेंगे कितने बार आएगा, 15 बार हो जाएगा। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं। तो अब इन उपग्रह में होता क्या है उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। इन उपग्रहों में कैमरे लगे होते हैं। जब ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो कैमरे की सहायता से उन दूरस्थ स्थानों का फोटोग्राफ खींच लेते हैं जहां तक भौतिक रूप से पहुंचना संभव नहीं है। तो हमें जो जानकारी मिलती है इन उपग्रहों के द्वारा, सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा, तो ये जानकारी कैसे प्राप्त होती है? फोटोग्राफ के रूप में। फोटोग्राफ के रूप में हम ये पता कर पाते हैं, जैसे आप लोगों को पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि भूकंप आने की जो संभावनाएं होती हैं वो वैज्ञानिक कैसे दिखा पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मौसम में परिवर्तन होता है, मौसमों की जानकारी होती है, तो ये सब जो मेन काम करता है वो क्या, कौन करता है? सुदूर संवेदी उपग्रह करता है। इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात पृथ्वी के बाहर ऐसे इनको रखा जाता है अक्ष पर कि ये प्रतिदिन निश्चित समय में निश्चित स्थान से गुजरे, जिससे प्रतिदिन का फोटोग्राफ प्राप्त करके इसमें होने वाली दैनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रोजाना क्या क्या हो सकता है और क्या क्या परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी के अंदर की ओर, है ना। तो वो बाहरी भाग से, पृथ्वी के बाहरी भाग से फोटोग्राफ खींचा जाता है। उपयोग क्या होता है? बंजर भूमि का पता लगाने तथा उनकी माप तैयार करने में। ठीक है ना, बंजर भूमि का पता लगाने में और उनकी माप तैयार करने में। मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त करने में। ठीक है, मौसम की जानकारी जो होती है मैंने पहले भी बताया था। भू जल सर्वेक्षण में। खेती में उपज का पूर्व आकलन लगाने में। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें इन उपग्रह के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। तो अब जैसे देखिए, ध्रुवीय उपग्रह की बात करें, फिगर से आप समझिएगा। फिगर यहाँ पर एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अक्ष, यहाँ पर जो अक्ष दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, जो ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन आपका क्या है? ध्रुवीय उपग्रह है। ठीक है, अब चलते हैं उपग्रह में भारहीनता। उपग्रह में भारहीनता। ठीक है, तो उपग्रह में भारहीनता कैसे होती है वो हमको देखना है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा, उपग्रह में भारहीनता, कोई भी पिंड भार
हीनता अनुभव करता है यदि उस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल शून्य हो। प्रतिक्रिया बल, इसके बारे में भी हमने बात कर चुका है पिछली कक्षाओं में। उपग्रह पर जब कोई अंतरिक्ष यात्री बैठकर जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, इसलिए वह भारहीन महसूस करता है। जैसे आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जैसे अंतरिक्ष में गया हुआ कोई भी यात्री होता है, वो ऐसा लगता है जैसे तैर रहा हो अंदर। उसका कारण यही है कि भारहीनता यानी जो प्रतिक्रिया बल होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखिए गणितीय व्यंजक इसके बारे में। तो गणितीय व्यंजक में सबसे पहले हम जो पहली कक्षाओं में करते रहे हैं, ठीक है, वही है। ठीक है, पहली कक्षाओं में हमने क्या किया था कि जो गणितीय व्यंजक के लिए हम अभी तक जितने भी पिंडों के बारे में पढ़ा है उसमें सभी गणितीय व्यंजक किया है। और गणितीय व्यंजक में आप भी जानते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण बल को पहले रखते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है, तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल आर मान लिया। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एफ बराबर GMM अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर लेते थे, यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिया है। यह गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। तो F इक्वल टू, हमने पहले भी पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स में अभिकेंद्री बल F बराबर mv स्क्वायर अपान आर। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पीछे हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अभिकेंद्री बल के बाद हम क्या करते हैं, संतुलन पे ध्यान देते हैं कि वहाँ पर संतुलन कैसा होगा। तो गति संतुलन में, गति संतुलन मतलब वहाँ पर चूँकि वह अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति संतुलन वहाँ पर देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्री बल। तो दोनों को क्या करें, दोनों की वैल्यू जो हमने पीछे प्राप्त की थी वो वैल्यूज़ रख दें। और यहाँ पर क्या, स्मॉल m से स्मॉल m क्या होगा, कट जाएगा। और ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पर सॉरी बेटा, यहाँ पर आपका स्मॉल r स्क्वायर है और पीछे भी स्मॉल r स्क्वायर ही लेना है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, GM अपान आर स्क्वायर ये कैपिटल होगा, है ना, कैपिटल R जैसा था उसी तरह रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर भी कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये GM अपान आर स्क्वायर और V स्क्वायर अपान R। तो इस तरह से अब हम आगे क्या करेंगे, माना M द्रव्यमान का अंतरिक्ष यात्री उपग्रह पर बैठा है जिससे अंतरिक्ष यात्री पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। तो बल कौन कौन से कार्य करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और प्रतिक्रिया बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोबारा निकाल रहे हैं इसलिए m डैश लगा देंगे, और प्रतिक्रिया बल कैपिटल R से। तो दोनों का परिणामी बल देखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अंतरिक्ष यात्री को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल m डैश V स्क्वायर प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा जी, ये जो है यह इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है ना, तो घटेगा तो ये हो जाएगा -R। ठीक है, घट गया। और हमारा m डैश V स्क्वायर अपान R स्क्वायर ये हमारा पहले भी मिला, तो उसी के सापेक्ष हमको करना है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, देखिएगा, दोनों पक्षों में m डैश का भाग देंगे। तो दोनों पक्ष में m डैश का भाग दीजिए। तो m डैश का भाग देंगे तो क्या होगा, m डैश का भाग दे के देख लीजिएगा। m से यहाँ पर देखिएगा, m से m कट जाएगा, नीचे भाग जब देंगे ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा इसके नीचे r डैश हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, m डैश से m डैश कटेगा, यहाँ पर चूंकि सभी में भाग दे रहे हैं m डैश का, तो यहाँ भी m डैश का भाग देंगे तो m डैश कट जाएंगे।
हमारे पास क्या बचेगा, जी एम अपान आर स्क्वायर, आर अपान एम डैश, और आपको बचेगा वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो हमारा जो मान आया उस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हम जब मान रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जी इस वी स्क्वायर अपान आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, आप देख लीजिएगा। समीकरण 1 हमारा था जी एम अपान आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पर जी एम अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान एम डैश मान रख दिया, और जी एम अपान आर स्क्वायर पहले ही था।